बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च और पीर की शाम, आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। आज भी काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें। पहली खबर जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके लिए शॉकिंग हो, हमारे लिए नहीं है। खबर तो बुरी है, लेकिन आपके सामने रखना भी ज़रूरी है। रजीम चेंज क्यों हुआ था पाकिस्तान का? क्योंकि इमरान खान बहुत इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चलाना चाहते थे। पाकिस्तान के बहुत सारे करीबी दोस्त मुल्कों को भी ये पसंद नहीं था, यहाँ तक कि हमारे कुछ मुस्लिम मुल्कों को भी ये बात पसंद नहीं थी, और उसके साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों को ये बात पसंद नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी क्यों बनाए। जब हमेशा से हमारी सुनता है तो अब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो क्यों बनाएगा खारजा पॉलिसी। इसीलिए ये रजीम चेंज किया गया था और इमरान खान को हटाया गया था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ना एक दिन मामला दूसरे मरहले में दाखिल होना है। आज वो मामला दूसरे मरहले में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये नून लीग के सेनेटर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की खारजा और माशी और दफाई पॉलिसी जो है, क्या वो गिरवी रखी जा रही है। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के बड़े मोतबर अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर दी है कि IMF के साथ जो मुआहदा हो रहा है पाकिस्तान का, इस टाइम नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसमें IMF ने पाकिस्तान से CPEC को रोल बैक करने की डिमांड की है। जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि नो मोर फंड्स फॉर CPEC। हमें यही बताया गया था कि CPEC पाकिस्तान के लिए बहुत ही कलीदी एक किरदार है, गेम चेंजर है। पाकिस्तान का दिफा हो या माशी पॉलिसी हो या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पाकिस्तान की लोकेशन है, जियो पॉलिटिक्स है जो उस सारे इलाके की, उसमें CPEC गेम चेंजर है। और बल्कि ये इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो जो नारोवाल का अरस्तू था वो ये कहते थे कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने CPEC को रोल बैक कर दिया। हालांकि इमरान खान ने तो नहीं किया था, लेकिन आज ऑफिशियली जो खबर हमें नज़र आ रही है, और फिर हम नहीं कह रहे, ये मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं जो नून लीगी सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि और उन्होंने खुद से नहीं कहा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर उन्होंने शेयर किया, और जिसमें उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर ये दुरुस्त है तो क्या हम IMF के पास, और IMF का मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका हो गया, क्या हम अमेरिका के पास अपनी खारजा दिफाई और माशी पॉलिसी जो है अब गिरवी रख रहे हैं। IMF ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी के मुताबिक ये कह दिया है कि आपने कोई और फंड्स अब CPEC को नहीं देने, नो मोर फंड्स फॉर CPEC। तो अब CPEC कैसे चलेगा? और जो CPEC के कर्जे वापस करने हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने कपड़े बेच के, पिछली दफ़ा तो आटा देना था लोगों को, इस दफ़ा क्या वो अपने कपड़े बेच के CPEC के पैसे वापस करेंगे? और अगर CPEC को रोल बैक किया जा रहा है, CPEC को बंद किया जा रहा है, उसके अंदर मज़ीद फंड्स नहीं डाले जा रहे, तो क्या फिर चाइना से हम किनारा कशी कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं? और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या हमने सोच रखा है कि अब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, दिफाई पॉलिसी जो है, अपनी माशी पॉलिसी जो है, जो अपनी एक सॉवरन स्टेट की इंडिपेंडेंस चले किसी न किसी हद तक थी, क्या उसको मुकम्मल तौर पर गिरवी रखना है? ये सवालात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के भी हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये स्टोरी जो है शॉकिंग है, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग इसलिए भी नहीं है कि जो कुछ नून लीग ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए वो इन्होंने खुद किए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनाना है और फिर हम सबको जेल में डालना है। इन्होंने वही किया, और उसके बाद पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में डाला, इमरान खान को डाला, और मुल्क के साथ क्या किया वो आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है और उससे इलेक्शन मैनेज करना है। इन्होंने आपके सामने वही किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ मिलके सब कुछ वही किया। यहाँ तक कि ये कहते थे कि इमरान खान बंदयाल साहब के साथ मिले हुए हैं और ये हो रहा है, और फिर काजी साहब आए और उस चीफ के साथ मिलके इन्होंने जिस तरीके से बल्ले का निशान छीना और हतमी सील द डील किया, हतमी तौर पर इस सारी मारामारी के ऊपर अपनी मोहर लगाई, वो भी आपने देखा। और आखिरी बात इन्होंने ये कही थी कि इमरान खान CPEC को बंद कर रहा है, रोल बैक कर रहा है, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये पाकिस्तान के दिफा पर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान की सालमियत पर इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर रहा है। ये बातें इन्होंने कही थी, और आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी
और इनके अपने सेनेटर के सवालात के ऊपर ये वाजे हो गया कि असल में ये खुद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि 1.9 बिलियन तक पैसे पहुंच गए हैं, जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के अंदर लगे हुए, उनमें 1.9 बिलियन डॉलर तक मामलात चले गए हुए हैं। ये हालात बना दिए इन्होंने। और ये जो मुआहदा है चाइना के साथ 2015 का हमारा, उसके किसी भी कानून को पूरे नहीं करते। मीन चाइना से मुकम्मल डिपार्चर कर रही है ये हुकूमत। और किसके कहने पे कर रही है आपको पता है। मोहित पीरजादा तो बहुत देर से इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने हतमी तौर पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है और हिंदुस्तान की एक सब्सिडरी पावर के तौर पर रहने के लिए पाकिस्तान को आमादा किया है। ये मोहित पीरजादा साहब का तजिया है और उनका ये कहना है कि अब जो हिंदुस्तान चाहेगा वही फैसले पाकिस्तान करेगा। तो ये जो फैसला है जिसमें IMF ने ये शर्त रखी है, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का सवाल फिर बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आज ये शर्त मान ली जाती है तो इसका मतलब आने वाले दिनों में तो वो कहेंगे कि अब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर दें, अब आप अपनी जो ईस्टर्न सरहद है उस पर इतनी फ़ौज कर दें, फ़ौज को इतना फ़ंड दें, इतना ना दें, आप ये जहाज़ ख़रीदें या ना ख़रीदें, चाइना के साथ मिलकर ये जहाज़ बनाएं ना बनाएं, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी उनका दिल करेगा वो डिक्टेट करेंगे। ये पहली डिक्टेशन है जो ले ली गई है। तो रजीम चेंज का जो अगला मरहला है वो शुरू हो गया। चंद ही दिन पहले मेरे लीडर इमरान खान ने जेल से आपको बताया था कि मेरे अभी तक के तमाम तज्जिए दुरुस्त हुए हैं और उन्हें खदशा था कि अब पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि किस सिमत को सफ़र शुरू हो गया। जाहिर है ये डिसअपॉइंटमेंट की खबर है। मैं कहाँ से आपके लिए अच्छी खबर लाऊं? मुझे पता है कि आप ये सुन के कह रहे होंगे कि गेल साहब पहले ही इतनी उदासी है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये आप कहाँ से डॉक्टर गेल एक और डिसअपॉइंटिंग खबर ले आए हैं? अब मैं खुद से तो घड़ नहीं सकता, जो सामने है वो आपको बताना पड़ना है। इसका हल तलाश करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको बदलने की, लेकिन जो हकीकत इस टाइम की है वो तो आपके सामने रखनी है। अच्छा जी, डॉक्टर हफीज़ पाशा जो एक बड़े, आपको पता है कि इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर हफीज़ गौस पाशा उनका नाम है, बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर पाशा जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जुगनू मोहसन साहबा को, नजम सेठी साहब की वो ज़ौजा हैं। उनको इंटरव्यू में उन्होंने ये, और ये आपने जहन में रखना है कि आयशा गौस पाशा के हस्बैंड हैं डॉक्टर पाशा, डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने ये कहा है, और डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो है वो नून लीग की बहुत ही सरकर्दा उनकी लीडरान में से हैं, उनकी इकनॉमिक टीम की मेजर वो पोजीशन होल्डर हैं और पार्लियामेंट में भी रही, उनकी कैबिनेट में भी रही, अभी भी वो बहुत ही उनके मोतबर ओहदों के ऊपर फाइज हैं। तो जो डॉक्टर आयशा गौस पाशा के हस्बैंड हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, उन्होंने ये कहा है कि मुल्क माशी तौर पर इमरान खान की हुकूमत के अंदर बहुत बेहतर हालत में था। 17 बिलियन तक हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे, 17 अरब डॉलर तक, और मुल्क जो है वो पॉजिटिव सिमत में जा रहा था। मुल्क की माशत जो है फल फूल रही थी, बेहतर डायरेक्शन के अंदर सफ़र था। आपको हैरत होगी, एक वक्त ऐसा था तकरीबन 3 साल पहले जब हमारे रिजर्व्स 17 अरब डॉलर थे। 2021 की बात है, और माशाल्लाह रिजर्व्स अच्छे हो गए थे, मगर उसके बाद में हमने धड़ाधड़ खर्च कर दिया। मुल्क की आमदनी और मुल्क का जो सरमाया वगैरह वो उनके हाथ। और कुछ चीज़ें मैं भी आपको बता सकता हूं कि 6% पे ग्रोथ हो रही थी। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% पर चल रहा था, आपका ग्रो कर रहा था। आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपको पता है किस तरीके से ग्रो कर रहा था। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 24 से 30 अरब डॉलर तक हम ले गए थे। 22 अरब से रेमिटेंसेस को उठा के 30 अरब तक आप ले गए थे। आपकी एग्रीकल्चर पहली दफ़ा कोई 4.4% के ऊपर ग्रो कर रही थी। आपके तमाम सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव सिमत में उठना शुरू हुए थे। दूध और शहद की नहरें नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम दूध की तरफ जाने का आप सफ़र शुरू कर बैठे थे। और आपके यहाँ तमाम PIA अपने खसारे से पहली दफ़ा निकल चुका था और अपना जो उसका ऑपरेशनल लॉस था वो उसने ख़त्म कर दिया था। कर्ज़ों का लॉस उसका था, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशनल लॉस था वो पहले उन्होंने बराबर किया और फिर वो मुनाफे में आ गए। ये तमाम चीज़ें इमरान खान की हुकूमत के अंदर हो रही थी। अब मैं आगे फिर डॉक्टर पाशा की ये बीच की बातें मैंने खुद बताई, लेकिन 17 बिलियन डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि रिजर्व्स थे, मईशत बहुत बेहतर हालत में थी। और फिर डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं कि फिर रजीम चेंज हुई और सियासतदानों
और जर्नैलों ने, वो कह रहे हैं कि मुल्क को लूटा और वो तमाम पैसे लुटा दिए, उनको गलत जगहों पर इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लूट मार की और आज पाकिस्तान को तकरीबन दिवालिया होने पर पहुंचा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर हफीज़ पाशा कह रहे हैं। और डॉक्टर हफीज़ पाशा मेरी प्यारी बाजी मरियम की पार्टी की डॉक्टर आयशा गौस पाशा के शौहर हैं। तो आपको पहली खबर IMF की देख लें और डॉक्टर हफीज़ पाशा की ये बातें सुन लें तो आपको खुद एविडेंट है। और पहली खबर में भी कोई और नहीं कह रहा, ये मुशाहिद हुसैन सैयद, वो भी नून लीग के सेनेटर हैं, तो अब ये खुद गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान खान किस तरीके से हुकूमत चला रहा था और ये किस तरीके से चला रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। आज इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी को जो साइफर केस में सज़ाएं सुनाई गई थी जिस उजलत के साथ, उसकी अपील आज सुनी गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने ये केस सुना। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs इस केस को सुनने के लिए अदालत के अंदर मौजूद थे। सलमान सफदर बेहतरीन वकील हैं, मेरी जो बेल थी, मेरी ज़मानत थी, वो भी उन्होंने ही उसमें दलाइल दिए थे, उन्हीं की मेहरबानी शामिल थी उसके अंदर। और आज उन्होंने इमरान खान के इस केस को बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पे लड़ा अदालत के अंदर, और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की जलसे में की गई तकरीर पढ़कर सुनाई, जिसकी वजह से उन्हें इतनी लंबी सज़ा दी गई साइफर केस में। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल पूछा कि क्या इस तकरीर की वजह से सज़ा दी गई है? तो सलमान सफदर ने कहा जी हाँ, इस तकरीर की वजह से सज़ा दी गई है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे तो इसका कोई सर पैर समझ नहीं आया। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि भाई साइफर में कहा क्या था, असल साइफर में क्या था, वो ना तो आपने अदालत के सामने रखा जहां से सजा दिलवाई, ना हमारे सामने रखा। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया, तो जब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि असल साइफर में था क्या, असल साइफर में बात क्या थी, और फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया, तो आप असल बात सामने रखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ट्विस्ट किया कि नहीं। जब तक असल साइफर ही नहीं किसी को पता, तो किसी को क्या पता कि ट्विस्ट किया था कि नहीं। और उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो तो जो है वो हम नहीं रख सकते, वो तो खुफिया है, क्लासिफाइड है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि फिर आप सज़ा इस पर कैसे दिलवा सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है। जब तक आप वो सामने नहीं रखेंगे तो हम कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि ट्विस्ट हुआ। अब आप सबको पता है साइफर में क्या था, और साइफर तो अब बाहर के अखबारों में छप चुका हुआ है, लेकिन अदालत को अब आप कहेंगे कि छप चुका है तो फिर अदालत उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती? नहीं, कानूनी तौर पर ऐसे नहीं होता। अदालत को जब तक प्रोसिक्यूटर सामने नहीं रखेगा, और ये प्रोसिक्यूटर की ही जिम्मेदारी है, उन्हीं को रखना पड़ना है, नहीं रखेंगे तो कानूनी तौर पर यह सज़ा उड़ जाएगी। उन्हें साबित करना है जुर्म, ये जो बेकसूर है उसने अपना बेकसूरी साबित नहीं करनी, ये उन्होंने अब साबित करना है। नीचे तो उन्होंने मैनेज कर लिया, यहां भी अगर मौजूद जज साहबान ने इंसाफ के मुताबिक काम किया तो साइफर उनको रखना पड़ना है और उनको साबित करना पड़ना है। साइफर पूरी दुनिया ने पढ़ लिया हुआ है, और उसमें उनको सबको पता है कि इमरान खान ने कुछ ट्विस्ट नहीं किया। बात ही इतनी अहमकाना थी और वो सामने आ चुकी हुई है, और अब जब ये सामने रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि अंग्रेज़ जो गद्दारी के और क्लासिफिकेशंस के और बगावत के कानून बना गए, हमने उनको छेड़ा नहीं, चेंज नहीं किया, हम उन्हीं के ऊपर सज़ाएं देते जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारी इन अदालतों ने भी, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी उन्हीं कवानीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी सज़ाएं दी जो नहीं देना बनती थी। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर हमें स्पेशल ट्रिब्यूट देना पड़ेगा जस्टिस अतर मिन्ला को। उन्होंने हमेशा जब भी अंग्रेज़ का कोई काला कानून ऐसा उनके सामने आया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ था, जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ था, जो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ था, जिसमें ये गद्दारी, बगावत, मास्टर और महकूम का मामला था, वहाँ पर हमेशा जस्टिस अतर मिन्ला ने बेहतरीन फ़ैसले किए। तो पूरी कौम को पता है कि जो जज चाहता है कि उसने ये काम नहीं करने, वो अपने आप को इनसे डिस्टेंस भी करते हैं। तो आज की जो इनिशियल प्रोसीडिंग हुई है, फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन उसमें जो सवालात पूछे हैं जज साहबान ने और जिस हिम्मत ये बात चल रही है, उससे बहुत वाज़े पता चल रहा है कि ये केस भी अदालत में उड़ जाएगा। तो फिर इमरान खान को जेल में तो नहीं रखा जा सकेगा। उसके लिए अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने वो जो $190 मिलियन का अलकादर ट्रस्ट केस शुरू किया हुआ है, वो जो इमरान खान ने एक ट्रस्ट में यूनिवर्सिटी बनाई है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसर्च और तालीम के लिए, जहाँ पर गरीबों को 100% एजुकेशन फ्री मिलती
प्रॉपर्टी है, इमरान खान की मलकियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इमरान खान पे झूठा केस बनाया गया है। अब इमरान खान साहब को उसमें सज़ा देने की कोशिश की जाएगी झूठे तरीके से, ताकि जब यहाँ से ये ख़त्म हो जाए तो दूसरी तरफ सज़ा दे के उन्हें उस केस के अंदर फिर जेल में रखा जाए। ये अरेंजमेंट होगा चौधरी निज़ामुद्दीन का, फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल ये केस हमें उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कानून पे ज़रा सा भी अमल दरामद हुआ तो हमें ये केस जो है वो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। पहली सीट, जी हाँ, पहला मुकदमा फॉर्म 45-47 का पहुंचा है PP 50। ये PP 50 है बलूचिस्तान की, वहाँ का पहला केस ANP ने उसे चैलेंज किया हुआ था। पहला केस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उसमें जो फॉर्म 45-47 थे उनमें बहुत बड़ा तजाद था, और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा से, माजरत माफ़ कीजिएगा, 6 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा से पोलिंग करवाने का हुक्म दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड कह दिया और कहा कि पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा कराया जाए। जी हाँ, ये आप भी सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया। इसलिए दिया कि वो बहुत सारे उसके अंदर ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर 90% 95% तक वोटर टर्नआउट दिखा दिया गया, क्योंकि जाली वोट डालने थे, जाली तरीके से ये सारा काम चलाना था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, और जो हम बार बार आपको बताते हैं कि जब जब ये केसेस ऊपर पहुंचेंगे बड़ी अदालतों में, और ये नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का साहबा का भी केस जिस दिन वहां पहुंचेगा उड़ जाएगा। जब जब ये तमाम केसेस ऊपर पहुंचेंगे ये उड़ जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई इंसाफ वाली, कानून वाली, एविडेंस वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो इनका रुकना हमें बिल्कुल जो है वो वहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। एक और मुस्लिम लीगी सेनेटर, साबका सेनेटर आसिफ किरमानी, उन्होंने बयान दिया। उनसे पूछा गया कि आपको नून लीग ने सेनेट की टिकट क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि नून लीग ने नहीं दी, बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने नहीं देने दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 47 पर जिताया है उन्होंने मेरी टिकट रोकी है, मतलब कि चौधरी निज़ामुद्दीन की। मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे वो ख्वाजा आसिफ का। और हम आपको पहले ही खबर ये दे चुके हैं कि नून लीग ने हाउस फुल का बोर्ड लगाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने तमाम लोग जो हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन के इस दफ़ा मुंतखब कराने हैं, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा है कि सेनेट में उन्हें अपने लोग चाहिए, तो इसलिए वो चीज़ जो है वो नून लीग की आज हाउसफुल है। अच्छा जी, आखिर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो आपके सामने रखनी है, वो आज 18 मार्च है। आज पूरा 1 साल हो गया जब इमरान खान की जान लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ऊपर हमला किया गया था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन पर हमला किया गया था। याद कीजिए वो दिन जब हर तरफ कंटेनर थे। याद कीजिए जब इमरान खान लाहौर से निकले थे तो तभी से पता चल गया था कि उन पर हमला होना है, और उनके साथ चंद गाड़ियाँ थी। जैसे ही वो गाड़ियाँ इस्लामाबाद पहुँची थी तो किस तरीके से वहाँ पर कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी थी। दीवारें चीन को लोग भूल गए होंगे, और उनके साथ गाड़ियों को ख़त्म कर दिया गया। फिर उनकी अकलौती गाड़ी रह गई। जब उनकी वो अकलौती गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंची तो वहां आपने वो मंजर देखा था, जिसमें बाद में इमरान खान साहब ने खुद बताया था कि ISI के लोगों को छत के ऊपर पहुंचाया हुआ था, और वहाँ स्नाइपर्स थे, और अंदर कोर्ट्स के अंदर स्नाइपर्स थे। और अगर मैं गाड़ी से वहाँ निकलता तो मुझे उस दिन मर्डर कर दिया जाना था, कत्ल कर दिया जाना था। इमरान खान साहब को उस दिन असैसिनेट कर दिया जाना था। ये इमरान खान साहब बार बार आपको बता चुके हैं, पूरा प्लान था उन्होंने बताया उस दिन। और जो वहाँ पर हालात थे उस वजह से वहाँ पर पब्लिक अचानक से, अल्लाह ने मदद भेजी, पब्लिक अचानक से चारों तरफ से निकल के आई। वहाँ पर एक घमसान की जंग हुई। आप याद कीजिए उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट के ऊपर, जहाँ पर हमारे जानिसार जो हैं वो उस वहाँ पर मौजूद थे, मुराद सईद हों या दूसरे तमाम लोग, जमकर वहाँ पर लड़ाई की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, लड़ाई का मतलब यहाँ डिफेंस है, क्योंकि एक तरफ फोर्स थी और एक तरफ निहत्ते लोग थे, जमकर उसका मुकाबला किया और इमरान खान को वहाँ से बचाकर तमाम लोग, तमाम वोटर सपोर्टर्स वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। ये 1 साल हो गया, आज 1 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। और याद कीजिए इस 18 मार्च से शुरू होने वाला काम फिर 9 मई को इख्तिताम पजीर हुआ, जब इमरान खान साहब को जिस तरीके से हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ये मुल्क की सलामती से खेलने का बदतरीन वाक़यात थे। मुल्क की सलामती और मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेशनल लीडर की ज़िंदगी से खेलने के बदतरीन वाक़यात थे, और इन सब की
इन सब को किया इसलिए गया ताकि इमरान खान को पॉलिटिकल लैंडस्केप में से माइनस किया जा सके। आज उस स्याह दिन, बदतरीन दिन को 1 साल हो गया। सोचा आपके साथ शेयर करें। आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो भी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग वो इस सेंस में है कि हमने उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़, दो कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही संजीदा इश्यूज़ को डिस्कस किया है। उनको देखिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।